अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ एक जानिब अदालती खामियां और अपने साथ रखे जाने वाले सलूक पर मातम कुनाई करती है, तो दूसरी जानिब अदालतों से इंसाफ लेने के लिए इल्तिजाएं भी करती है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और अवाम में यह बयानिया बनाया कि उन्हें इन अदालतों से खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे बैरिस्टर गौहर ने अदालत का फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। गोया एक ही वक्त में वही पुराना खेल गुड कॉप बैड कॉप जारी रखा हुआ है कि मीडिया और अवाम में दुश्मन तराजी और एहतजाज से दबाव बनाए रखो और इसी प्रेशर के असरात से अदालतों से थोक के हिसाब से रिलीफ पाओ। गुज़श्ता रोज़ ही बैरिस्टर गौहर ने एक टीवी प्रोग्राम में इस बात का इजहार किया कि बेशक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने पिटीशन वापस ले ली है, मगर बल्ले के निशान पर नजर सानी में जाएंगे। आज एक केस में एक बार फिर चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान इसी तरह की सूरत हाल पेश आई। लतीफ़ खोसा ने एक मुलाजमत के केस के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से बानी पीटीआई की तोशा खाना नाहली केस दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। तहरीक इंसाफ के इसी रवैये पर आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी यकज़बान दिखाई दी। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार ओहदेदारान ने कहा कि पीटीए और एफआईए चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर खामोश तमाशाई ना। वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि पीटीआई को लाने वाली ताकतों ने ही इसे वापस भेजा। पीटीआई ने अपने ही अरकान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका। बंदियाल दौर में पीटीआई के हक में फैसला होते तो ये नारे लगाते थे, वकला और कौम से इल्तबास है कि तनकीद फैसले पर करें, जजेस की तस्दीक ना करें। जो गैर जमहूरी ताकतें पीटीआई रहनुमा को लाई थी, उन्हीं गैर जमहूरी ताकतों ने ये देखा जब ये जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं चलता, जिस वजह से वही कुव्वतें फिर उसको वापस भी ले गई। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस आर्डर में अगर कुछ लकीना है या कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात है तो उस पर बहस हो सकती है। उस वक्त जब बंदियाल साहब की कोर्ट थी तो उस वक्त इनकी पिटीशन रात को दायर होती थी, सुबह लग जाती थी, तो वो जो फैसले आते थे उस वक्त ये बड़े खुश थे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि फैसले पर तनकीद करने के बजाय जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार समेत वकला जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा ने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो ट्रोलिंग हो रही है उसकी शदीद मजम्मत करता है, पुरजोर मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो मुहिम चली है, ट्रोलिंग की जा रही है। पीटीए और एफआईए से भी हम कहते हैं तमाशाई ना बने, आप अपना रोल प्ले करें। जो ऐसे लोग आईडीज जैली और फेक बना के सोशल मीडिया पे ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप ट्रेस आउट करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये जो बार बार जजेस की शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है, इसको हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम तमाम इक़दामात ऐसे करेंगे जिनसे इस ट्रेंड को रोका जा सके। आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एफआईए और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को मुतहर्रिक करने का मुतालबा किया गया। तो आज ही अब से कुछ देर पहले निगरां वफाकी हुकूमत की जानिब से हालिया अदलिया मुखालिफ मुहिम की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में यह टीम तश्कील दी गई है, जिसमें हसास इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में ग्रेड 20 के IB और ISI कारकुन भी शामिल होंगे। कमेटी में इस्लामाबाद पुलिस के DIG भी बतौर मेंबर शामिल हैं। पीटीआई का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी मुहिम में मुलव्वस जिम्मेदारान का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज़ भी मुरतब करेगी और 15 रोज़ में रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराएगी। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। जजेस के ऊपर तनकीद हो रही है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आए गए हालिया फैसले के बाद जो सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग हो रही है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सिंबॉलिक है। इसी पर बात करेंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये कहेगा कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुतालबा सामने आया और अब से कुछ देर पहले वफाकी हुकूमत ने भी GIT तश्कील दे दी है, तो क्या इस पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हुकूमत सेम पेज पर है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना ही हमारी किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमने तो आपके जरिए अपनी आवाज हुकूमत वक्त तक पहुंचाई है और नाम लेके कहा है कि पीटीए और FIA जो कि इदारे हैं जिन्होंने ये थ्रेश आउट करना है, वो खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं। वो
आगे बढ़े, वो इसमें देखें कि क्या ये जो फेक आईडीज की बुनियाद पे ये जो ट्रोलिंग की जा रही है, जजेस के नाम ले लेके उनको जो है बदनाम किया जा रहा है, तो वो उसका 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 कोई आउटकम होना चाहिए। तो अगर उन्होंने बनाई है, मुझे तो आपके जरिए से पता चल रहा है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज हमारा मुतालबा उन्होंने मंजूर कर लिया। तो ये जो जजेस पे तनकीद हो रही है, क्या ये पहली बार हो रही है? नहीं, जजेस की तनकीद पहले भी होती रही है, और हमारा ये स्टैंस है कि अगर आपकी फेवर में आ गया तो आपने वाह वाह कर दी, और अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आपने जजेस की ट्रोलिंग और जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे हो रही है, गालियां दी जा रही हैं, तो वो गैर मुनासिब है। हाँ, आप जरूर तनकीद करें उस फैसले पे, आपका हक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और हमने भी कई दफा जजमेंट्स पे की है तनकीद। जी जी, मैं और यही तो सबको सवाल ये करूंगा हक सर कि हासिल 8 से है। 4-6 महीने पहले उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और साथी जजेस के ऊपर खूब ट्रोलिंग हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तनकीद की जाती थी, धरना देकर बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाज हुआ, उसमें खुले अल्फाज के अंदर तनकीद की गई, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई मुतालबा नहीं किया कि इस पर कुछ जीआईटी बननी चाहिए। आप अपना चैनल भी देख लीजिएगा, मुझे जहां जहां बुलाया हमने उस वक्त भी उसको कंडेम किया कि ये जो जजेस का नाम ले लेके, उनके फोटोज लेके अगर आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये हमने पुरजोर मजम्मत की थी और हमने उस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं किया भाई था। साहब, क्या आपने उस वक्त पीटीआई एफआईए से इंक्वायरी का मुतालबा किया था? उस वक्त वो सोशल मीडिया नहीं था, वो सामने था, हर एक फोटो सबके सामने थे। ये सोशल मीडिया की मैं बात कर तो रहा हूँ। क्या अभी आपने जो उस बात वक्त की के है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा था कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें आप इनके अगेंस्ट? जी हमने बिल्कुल कहा था कि अगर वो सब ये कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान होता है, और अगर वो ये समझते हैं, और हम ये समझ रहे थे कि कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए था, एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। आपने ये रीजन उस बेस्ट वक्त नोन को टू हिम। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसी आज हुई है? नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की थी, लेकिन उस दिन मीडिया पे आके मुझे याद है कि मैं कुछ 7-8 चैनल्स पे आया था, और मैंने ये मजम्मत भी की थी उस सारे वकूए की, और ये भी मुतालबा किया था कि जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई साहब, आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान बार काउंसिल जो एलामिया जारी करती है, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जारी कर देती है। दोनों की तरफ से इंतखाबात की अल्तवा के हवाले से बात की जाती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। आज फिर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इकट्ठी हैं। क्या किसी डायरेक्टिव मैं पर, किसी इंस्ट्रक्शन पर ये कर रहे हैं आप? अगर अगर जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज कर सकता हूं, वो हुक्म करें पाश साहब। आपकी इजाजत है? आप जरा वो प्रेस रिलीज पढ़ लें पाकिस्तान बार काउंसिल की। हमने किस जगह पे ये कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए? ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं पाश साहब, उन चीफ पॉलिटिकल इलेक्शन कमिश्नर पार्टीज के की। इस्तीफे ना का ना मुतालबा ना, तो आपने किया एक ना? मिनट एक मिनट एक मिनट, आप इस्तीफे का भी मुतालबा नहीं किया, आप पढ़े तो सही। हमने प्रॉब्लम ये है, हमने ना सिर्फ हमने वो प्रेस रिलीज ना सिर्फ पढ़ी थी, बल्कि उस दिन आप शो में हमारे साथ मौजूद थे पाशा साहब। जी, आप प्रेस रिलीज निकाल लें पाकिस्तान बार काउंसिल की। ना हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया, और ना हमने इलेक्शन डिले करने का कहा। ये आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, मुझे रिजर्वेशन है आपके इस सवाल पे। हमने इलेक्शन मुलतवी करने का आज तक किसी फोरम पे मुतालबा नहीं किया, बल्कि जो कोशिश भी इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से की गई, हमने उसको कंडेम किया। और आज भी आने और आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये जरूरी है। भाई साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया है, आप उसको ना सिर्फ इंडोर्स कर रहे हैं बल्कि उस फैसले के साथ खड़े हुए हैं। आप वो फैसला पढ़ लें, आप इस पे एक प्रोग्राम भी रख लें, और मुझे बताएं कि उस फैसले में कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नहीं, इल्लीगल मैं बात तो की सिर्फ गई है। आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप उस फैसले को फुल इंडोर्स करते मैं हैं, यानी मैं हिमायत करते मैं हैं ये किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान छीने जाने की? जी, मैं ना किसी भी पार्टी से क्या मुराद। आप देखें, सवाल इस तरह ना करें रेहान साहब, आप सवाल करें उस फैसले के हवाले से, उस पे मेरे साथ डिबेट कर ले। मैंने कल सारा पढ़ा है, और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो फैसला ठीक है, और इसमें सरासर पीटीआई की लीडरशिप और वकला की गलती और ज्यादती है कि जिन्होंने कंसीलमेंट की, लाहौर हाई कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस फाइल की, और वहां से एक 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 रिट पिटीशन उनकी खारिज हुई।
और ICA में गए, वो भी खारिज हुई, और उसकी कंसीलमेंट करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल की, जो कि बहुत ज्यादा की गई। सर तो इसके इसलिए बावजूद जनाब आज जो आपने अपनी गुजारिश प्रेस कर रहा हूं, उसको देख कॉन्फ्रेंस लें। सर इसके बावजूद आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि अखलाकी तौर पर यह फैसला दुरुस्त नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? फिर आप बात अपनी तरफ से बना लेते हैं। मैंने कहा कि अगर इखलाकियात के हवाले से देखा जाए तो बल्ले का निशान PTI का हक है, उनको मिलना चाहिए। कानूनी हवाले से देखा जाए तो ये फैसला अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। पाशा साहब, आज ये जो तब्दीली आई है, गैर मामूली तब्दीली आई है, बार और बेंच के दरमियान खुशगवार। आप मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें, सर बार और ठीक है ना? बेंच के मैंने जो दरमियान अल्फाज किए मैं उसका पहरा देता हूँ। ठीक सर, बार और बेंच जी के सर। दरमियान खुशगवार ताल्लुक होना चाहिए। बड़ी अच्छी तब्दीली है। आज सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, अदालत उज़्मा सभी सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत और फिर क्या तमाम तर इदारे समझा जाए कि अब सेम पेज पे हैं और खड़े हैं फैसलों के ऊपर पहरादारी देने के लिए भी और फिर देखिए, तनकीद को काउंटर करने के लिए भी। हुकूमत या किसी इदारे की हम बात नहीं करते। हमारा अपना एक इदारा है जो इंडिपेंडेंट इदारा है और किसी के मातहत नहीं है। इट्स रेगुलेटरी बॉडी, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी यही सूरत हाल है। और अगर हमने ये बात की है तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि हम ये समझते हैं कि किसी फरीक को ये हक नहीं पहुंचता कि उसके खिलाफ अगर फैसला आ जाए तो वो फिर जजेस की ट्रॉलिंग शुरू कर दे फॉर नथिंग। तो आने वाले दिनों में सर क्या सूरत हाल बनती हुई देखिए, खास तौर पे मीडिया की एंट्री के हवाले से दोबारा से स्क्रूटनी, और उसके बाद अब FIA, फिर आप PTA से कह रहे हैं, आज JIT तश्कील दे दी गई है। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप, क्या मंजरनामा होगा? देखिए, JIT का मुझे आपके हवाले से पता चला, अभी आपके प्रोग्राम में से, इससे पहले मुझे नहीं पता था। बहरहाल अगर JIT हमारे डिमांड पे बनी है तो इससे खुशाइन बात है। देखिए सर, जब मैटर सब जुडिस होता है कोर्ट में, बिल्कुल उसको मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन केस का जब फैसला आ जाता है तो फैसले पर तो तनकीद का हक को जमहूरी हक नहीं है सर। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट रेहान साहब, फैसले पे तनकीद का हक हर एक को हासिल है, लेकिन फैसला करने वालों पे और उस इदारे पे तनकीद का हक और इस हद तक ये गालियां दी जाएं, ये नामुनासिब है। ठीक, और माजी में भी नामुनासिब था और आप समझते हैं आज भी जो हो रहा है वो गैर मुनासिब है, मुस्तकबिल में भी गैर मुनासिब ही होगा? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तहरीक इंसाफ खासी मुंतशिर दिखाई दे रही है और आने वाले चैलेंजेस की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। बैलेट पेपर से बल्ले का निशान गायब होते ही जमात में शदीद किस्म की कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। रंग बिरंगे इंतखाबी निशानात के बाइस वोटर्स भी परेशान है कि कौन सी जमात का उम्मीदवार है और कौन वो अफवाहसाज है। इसी दौरान अदालतों से भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आने का सिलसिला जारी है। आज गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया और वकील ने बताया कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हो गई थी, इसलिए वो वापस निकल गई और अस्पताल भी जाना था। अदालत ने बगैर इतला बुशरा बीबी के वापस जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमिटमेंट जो करें वो पूरी करें। मुलजिमा अभी अदालत में मौजूद थी। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कल भी वारंट जारी कर रहे थे, लेकिन लतीफ़ खोसा के एहतराम में वारंट जारी नहीं किए। अदालत में मौजूदगी के बाद बगैर अदालती इजाज़त निकल जाने पर इस्तिस्ना नहीं होता, बल्कि इस्तिस्ना उसका होता है जो अदालत मौजूद ना हो। अदालत ने जेल हुकाम से बुशरा बीबी की आमद और रवानगी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। अदालत ने इस्तफसार किया कि खुद चल कर गई या कोई उठा कर ले गया। जेल हुक्काम ने बताया कि बुशरा बीबी 11:13 पर आई और 1:42 पर वापस गई। बुशरा बीबी खुद चलकर आई और खुद चलकर वापस गई। दलाइल के बाद अदालत ने चार्जशीट पढ़ी और मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी पेशरफ्त शेख रशीद के हवाले से सामने आई है। शेख रशीद का चिल्ला शरफ़ कबूलियत हासिल नहीं कर सका और आज उनकी बहुत से केसेस में बरियत के साथ एक केस में ज़मानत खारिज हुई और उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। GHQ हमला केस में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कुयूब और तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनान की अबूरी ज़मानतें मंजूर हो गई। ताहम शेख रशीद को 11 मुकदमात में ज़मानत मिलने के बाद एक मुकदमे में भतीजे समेत अदालत से गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस इलेक्शन में टेक्निकल नॉकआउट हो चुकी है। इस जमात के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनके इंतखाबी मैदान से बाहर होने के बाद भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो भी हल तलब हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने कागजात तहरीक इंसाफ में बतौर जमात
के रुकन के तौर पर जमा कराए हैं और ये जमात अब भी इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में मौजूद है, क्योंकि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फहरिस्त जारी की उसमें PTI भी मौजूद है। तो यहाँ सवाल यह है कि किसी भी उम्मीदवार को आज़ाद हैसियत में जीतने के 3 दिन बाद तक किसी भी जमात में शमूलियत की इजाज़त आइन देता है। अगर ये सब आज़ाद उम्मीदवार या इनमें से ज़्यादा तादाद PTI में शामिल हो जाती है तो उनको कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें देना लाजिम होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर उन तमाम अरकान ने पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए तो क्या उन्हें दोबारा से जमात में शमूलियत की ज़रूरत होगी? अगर आइन की बात की जाए तो आइन इस मुताल्लिक़ खामोश है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले ऐसी सियासी जमातों में शामिल हो भी सकेंगे या फिर नहीं शमूलियत हो सकेगी, जैसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। लेकिन आइन आज़ाद हैसियत में कामयाब उम्मीदवारों को सरकारी गज़ट में नाम शाया होने के 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि बतौर जमात इलेक्शन हिस्सा ना लेने पर अक़लियती नशस्तें जो इंतखाबात से पहले अलॉट की जाती हैं उनसे तो महरूम हो जाएगी, लेकिन इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड जमात तो पैनल पर मौजूद है। क्या ऐसे अफराद जो इलेक्शन जीत कर इस जमात में शामिल हो गए तो उनकी तादाद के हिसाब से तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें अलॉट होंगी या नहीं हो सकेंगी? ये वो सवालात हैं जो अभी जवाब तलब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद मजीद इंतशार का शिकार हो गई है। पार्टी में मरकजी क़यादत का फुकदान है, जबकि धड़ेबंदी और ग्रुपिंग उरूज पर है। इसका आगाज़ शेर अफजल मरवत की कराची मुहिम के दौरान उस वक्त हुआ जब उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं, यानी उनका पत्ता साफ हो चुका है। उन्होंने इस वक्त हमारे साथ धोखा किया जब वो हज पर चले गए और उन्होंने चेयरमैन सेनेट और PDM को कानून साजी का मौका दिया। एक तरफ शेर अफजल मरवत हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर जो रऊफ हसन है जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला तो वापस ले लिया गया, यानी अब उसके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रजिस्टर्ड पार्टीज की फहरिस्त जारी की गई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है। यानी बल्ले का निशान लेने के बाद जो तासुर दिया जा रहा था कि पार्टी वजूद ही खत्म हो गया, तो पार्टी का वजूद तो बरकरार है। कुंवर दिलशाद साहब, ये दुरुस्त फरमाया आपने। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही इख्तियार था सेक्शन 215 के तहत, जिसके तहत वो पार्टी का सिंबल वापस लेने के उनके पास मुकम्मल इख्तियार थे। और जहां भी उन्होंने फैसला लिखा है उसमें सिंबल की वापसी का जिक्र किया हुआ है। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तो आज हमें जो इंटरव्यू दिया उसमें ठीक है मुतज़ाद राय है, उसमें हर आदमी की अपनी राय होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्टी के वजूद तो बरकरार रहेगा, क्योंकि पार्टी को खत्म करने या खत्म करार देने के तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है। ये तो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करने की मिजाज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक ही इख्तियार है, वो ये अगर कोई इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो उस पार्टी का सिंबल वापस लेने के ख्याल है। तो कुंवर दिलशाद साहब, फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना सर, देखिए अगर इंडिपेंडेंट हैसियत में कैंडिडेट जीत के पार्लियामान में पहुंचते हैं और फिर वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े लेकिन जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें? पाकिस्तान ने जो सिर्फ पार्टी का सिंबल वापस लिया है और वो इंटर सेक्शन 209 में कि जो पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाए या सेक्शन 210 के तहत अपने असासे जो हैं लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जमा ना कराए, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिस भेजने के बाद उसके यहाँ सिंबल वापस लेने का मिजाज है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो जून 2021 से नोटिस भेज रहा था कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, वो नहीं करवाया, बहरहाल वो पार्टी का सिंबल वापस ले लिया। उसका नुकसान तो हुआ है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि तमाम उम्मीदवार जो 224 खड़े किए हैं कौमी असम्बली में वो सब आजाद उम्मीदवार से। लेकिन जहाँ आपका ये सवाल असम्बली में सूबाई असम्बली में पहुंच जाएंगे तो आया वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते कि नहीं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही देने का मजाल है। आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, आप इलेक्शन एक्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या इलेक्शन एक्ट इस मामले पर खामोश है कि अगर इंडिपेंडेंट हैसियत में लोग लड़के ऐवान में पहुंचे और फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, तो इस हवाले से इलेक्शन एक्ट क्या कहता है?
उसके बारे में एक्ट जो हमारा जो है 215, 216, 217 जो हमने सारे पढ़े हैं, आज के हमने अखबार में, मेरा जंग अखबार में इंटरव्यू छपा, उसमें मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन जो उनके साबिक अटॉर्नी जनरल जो है अनवर मंसूर, उनकी राय ये है कि वो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आइन कानून खामोश है, इसका फिर जवाब जो सही मायने में जो ऑथेंटिक जवाब जो है वो तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देगा। लेकिन वेबसाइट पर अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो वेबसाइट है उस पर तहरीक इंसाफ बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है। जब एक पार्टी रजिस्टर्ड हो गई लेकिन उनका सिंबल ना होने की वजह से उनके तमाम उम्मीदवार आजाद हो गए। अब असम्बली में जाने के बाद उनकी आईनी कानूनी हैसियत क्या होगी, तो इसकी वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही करने का मजाज है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल नशस्तों से हाथ धो बैठी है, जो मखसूस नशस्तें अक़लियतों की उससे भी हाथ धो बैठी है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो यानी ये जनरल नशस्तें, उनके मखसूस नशस्तें उनके पास नहीं होंगी, ये तय है। तो बादी नजर में ये नजर आ रहा है, बादी नजर में आर्टिकल 224 की गहराई में पढ़ा जाए तो वहाँ पार्टी बेसिस पर ही ख्वातीन की अक़लियत की नशिस्तें मखसूस हैं। तो उस लिहाज से अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल नहीं कर पाएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट हैसियत में कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे होंगे, तो फिर जो बाकी मानदा जमातें हैं, यानी जो 13 जमाती इत्तेहाद अगर कहा जाए, जिसे पीडीएम इत्तेहाद कहते हैं, तो उनको हुकूमत बनाने के लिए कुल कितनी नशिस्तें दरकार होंगी कुर्दिल शाह साहब? उसमें तो ज़ाहिर है कि सब कोटा अगर पहले नॉर्मल हालात में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 4 कौमी असम्बली के मेंबर हों तो 1 नशिस्त मिलती थी। अब चूंकि तहरीक इंसाफ आउट हो चुकी है तो मुमकिन है वो कोटा जो है वो 3.5 पे आ जाए। वो कोटा तो 3.5 पे आ जाएगा, लेकिन टोटल जो जनरल नशिस्तें हैं वो कितनी नशिस्तें चाहिए होंगी फिर इंतखाब जी, यानी जो है अपनी हुकूमत कायम करने के लिए? वो तो फिर कौमी 8 फरवरी के बाद ही सब नतीजे सामने आएंगी, कौन सी पार्टी कितने सीट लेके जाती है। नहीं, 166 तो मामूल के एतबार से अगर देखा जाए तो चाहिए ना, नॉबल हैसियत में, यानी इस हैसियत में इस वक्त भी जब तहरीक इंसाफ की वजह से जो मखसूस नशस्तें और ये सब नंबर कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाएगी, फिर भी 166 ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए इसमें हमारी 4 सीटें कम, हमारी 6 सीटें कम हो गई ना। 100 पहले होती थी हमारी कौमी असम्बली में 272 सीटें, अब हो गई है 266 सीटें। तो फाटा कमर्स करने के बाद वो 6 सीटें कम हो गई। और 266 का रेशो लगाएं तो उसमें ये लगता है कि आपको अपने सादा सीरत के लिए आपको चाहिए, सादा नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कादी अवान के लिए, तो बनती है 166। तो 166 कौमी असम्बली की सीटें होंगी तो वो अपना कायदे अवान का इंतखाब हो जाएगा। ऊपर पर आजाद उम्मीदवारों को शामिल कर लेते हैं, बाकी छोटी छोटी पार्टियों को शामिल कर लेते हैं। 166 चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए कह रहे हैं आप, और सिंपल मेजॉरिटी के लिए गालिबन 109 नशस्तें चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, 109 चाहिए, लेकिन बात देखें आप माजी में देखें, इमरान खान साहब जो हुकूमत करते रहे 4.5 साल तक, तो 175 उनके पास मेंबर थे, और जिसमें जब ये बाकी 4 को जो एलपीएम निकल गई और अख्तर महंगा निकल गए तो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे। तो इस लिहाज से ये सारा मामला बहुत नजदीक तो उन्होंने अपनी हुकूमत की है 3.5 साल तक। लेकिन अब भी अगर कोई गवर्नमेंट भी आएगी उसके लिए जरूरी होगा कि कम अज कम 175 कम सीटें हासिल करे, तब कायदे अवान में इसको आसानी से हुकूमत कर सकेगा। अगर 166, 168, 170 हुआ तो हर वो खतरा ही रहेगा उसको हुकूमत गिरने का। सब हमारे हर वक्त कदम कदम पर। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, कुंवर दिलशाद साहब को 2/3 मेजॉरिटी लेना, यानी 2/3 अक्सरियत लेना, इन हालात में अब क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया है? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। आप देखो ना, अब अगर तहरीक इंसाफ ने जो निशानात दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, अपना सिंबल बता देंगे जी हम मजलूम है, बल्कि ज्यादा वोट मिल जाएंगे उनको। वो जब घर घर जाएंगे अपने हैंडबिल तकसीम करने के लिए, वो कहेंगे जी हम तो मजलूम हो गए, हमारा बैट जो है, हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया, हमारे कैद जेलों में है। ये सारी चीजों का एक घर घर जाएंगे। अगर ये बैट वापस ना होता तो एक जलसा करते, जलसे में लोग आते रह जाते, जब तो घर घर जाएंगे, वो घर घर जाके अपने इंतखाबी निशान बताएंगे, जो किसी के पास जो भी है बड़े मुज़क्का के निशान मिले उनको, तो बताएं कि पब्लिक में हमारे पास ये निशान है, हमारा ये नाम है, आप मेहरबानी फरमाएं। तो ये तो एक घर घर जाने का दरवाजा खोल दिया। अच्छा, ये जो मुज़क्का खेज निशानात वाला मामला, मैं चाहता हूँ जाते जाते इसके ऊपर भी आपका कमेंट ले लें। पहले तो उम्मीदवारों से, खासतौर पे जो पहले रुकन असम्बली रहे हो,
उनसे कम से कम कंसल्ट कर लिया जाता है, उनकी भी कोई कंसेंट होती है, ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये निशान आपको अलॉट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तो लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, किसी को चिमटा, किसी को जूता, किसी को बैंगन, जिस तरह के निशानात दिए गए हैं। क्या ये तमस्खुर उड़ाया इलेक्शन कमीशन ने? नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास तो ये तो सारा काम रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है, तो ये बारीकियों में इलेक्शन कमीशन नहीं जाता, ना हदायत जारी करता है। ये तो रिटर्निंग ऑफिसर की अपनी स्वाधीन होता है कि चार्ट रखा होता है, एक चार्ट दे देते हैं, वो चार्ट में जो भी मेंबर तक है आप इसको निशान नहीं मिला, ऑलरेडी वो किसी ने पहले हासिल कर लिया, अलॉट हो चुका है, तो फिर जो बचे खुचे जो होते हैं उसमें दिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो रिटर्निंग ऑफिसर की अपनी वक्त भी नहीं था सर। आप देखें 13 आपको जनवरी को रात को 12 बजे तक आपको कागजात आपको अलॉट किए जा रहे हैं अपने ये इंतखाबी निशानात, तो वक्त भी कमी की वजह से उन्होंने कहा ठीक है, जो निशान बच के बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमने सामने आ गए। इस मामले को उठाएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सदर आरिफ अलवी के हवाले से इस बयान के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, ताहम उनके बेटे अवाब अलवी ने एक्स पर एक तवील बयान पोस्ट किया है और अवाब अलवी ने कहा है कि मैं सरी अल्फाज में ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अलवी ख़ानदान लाखों पाकिस्तानियों की तरह पूरे अज़्म के साथ इमरान खान और PTI के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी के जिन फैसलों की वजह से कन्फ्यूजन और गलत तशरीहात हो रही हैं, दरअसल वो अपने ओहदे की हसासियत के पेश नज़र बहुत से मामलात पर खामोश रहे, लेकिन इन सब फैसलों के पस मंज़र में बहुत तफसीलात हैं। अवाब अलवी के इस बयान को बाद में PTI ऑफिशियल ने भी पोस्ट किया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कल एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत के बारे में बात करते हुए उन्हें डिसओन कर दिया। रऊफ़ हसन और हामिद खान के बयान के बाद शेर अफजल मरवत ने दोनों को एक ज़ोरदार जवाब दिया। उन्होंने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट की, जिसके बाद एक और जगह बयान देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरे खिलाफ 4 बार बात की। रऊफ़ हसन साजिशी हैं और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। रऊफ़ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो कराची में अवामी राब्ता मुहिम शुरू किए हुए थे, उन्होंने इसे क़यादत से बातिल होने के बाद अधूरा छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा से मुहिम जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि इस कश्मकश में कारकुनान का कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं मुहिम जारी रखूंगा। शायद उन्होंने अपना फैसला बैरिस्टर गौहर के इस ऐलान के बाद किया, जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को का अहम रुकन करार दिया है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, जरा वो भी आपके सामने रखता है। वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी। कि ज़ाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पैट्रियाटिक है, अगर आप PTI के वर्कर, सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब की इस वक्त जेल को देख करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत का फुकदान है और इस कन्फ्यूजन की वजह से आने वाले इंतखाबात में भी शदीद नुकसान उठाने का अंदेशा भी है। अभी मुख्तलिफ हलकों के अंदर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट हैसियत में कर रहे हैं। अब इसमें पता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैक कैंडिडेट कौन होगा। तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात पर काबू नहीं पाएगी, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेगी, तब तक इस मुश्किल दौर के अंदर उसका यहाँ से निकलने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। NA 127 एक मिसाल है जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़ यहाँ से उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतादिद कैंडिडेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल शब्बीर गुज्जर है जो हुक्के के इंतखाबी निशान के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो घड़ियाल के इंतखाबी निशान के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं। अब कारकुनान को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने घड़ियाल पे मोहर लगानी है या फिर हुक्के के निशान के ऊपर मोहर लगानी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में किसकी हिमायत कर रही है बतौर जमात, कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतरेगा, उससे होगा ये कि वोट डिवाइड होगा। तहरीक इंसाफ का ही वोटर होगा और मुख्तलिफ जगहों पर वोट पोल करने से वो डिवाइड होगा, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा जो है मुखालिफ उम्मीदवार को पहुंचेगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर की थी, तो आज ही सरकार ने एक बुरी खबर भी सुना दी है। वो क्या है आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमारी खबर के मुताबिक रात को हुकूमत ने आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया और पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 8 रुपये कम होने के बाद नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है।
डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है और मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 92 पैसे कमी की गई, नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे मुकर्रर हो गई है। अवाम अभी इस खबर की खुशी मना ही रहे थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक और मुतवक्के ऐलान ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया है। खबर है कि बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान है, जिसकी मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। CPPA यानी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरखास्त दे दी है, जिस पर अथॉरिटी 31 जनवरी को समाअत करेगी और सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी एजेंसी की जानिब से इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया है। दरखास्त के मुताबिक दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। इससे कबल रवा माह के आगाज में नेपरा ने CPPA की दरखास्त पर बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया था। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। अब एक नई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर जो है वो एक नया आवाम के ऊपर वाला है और उसकी कुल मालियत जो सारिफीन से बटोरा जाएगा 49 अरब बनती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।